हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की इतिहास के बुक से चैप्टर नंबर 7 क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? इस चैप्टर में हम ये पढ़ रहे हैं कि कोई भी अगर क्षेत्र होता है, कोई भी अगर एरिया होता है, उस एरिया में उसकी अपनी एक संस्कृति होती है। वो संस्कृति कैसे बनती है, उन संस्कृतियों का जन्म कैसे होता है। यहाँ लिखा है, लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। जब लोग अपनी बातों को समझाने की कोशिश करते हैं, अपनी बातों का वर्णन करते हैं, तो वो कौन सा तरीका अपनाते हैं? वो बोलचाल की भाषा अपनाते हैं, ताकि अपनी जो बोली है, उनकी जो भाषा है, उसके ज़रिए वो अपनी बातों को समझा सकें। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं, तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। यहाँ लिखा है कि जब कोई व्यक्ति, कोई भी इंसान कोई भी भाषा बोलता हो, जैसे कि तमिल अगर वो बोल रहा हो या फिर उड़िया अगर वो बोल रहा हो, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो तमिल भाषा में बात कर रहा है, वो उड़िया भाषा में बात कर रहा है। और तमिल बोलने वाला तमिलनाडु में रहता है और उड़िया बोलने वाला उड़ीसा में रहता है। यानी कि हम इस बात से समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर तमिल भाषा बोल रहा है तो वो कहाँ का रहने वाला होगा? तमिलनाडु का। अगर कोई व्यक्ति उड़िया भाषा बोल रहा है तो वो कहाँ का रहने वाला होगा? उड़ीसा का। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। सिर्फ भाषा ही नहीं, बहुत सारी बातों को हम जो क्षेत्र है उससे जोड़ते हैं। जैसे कि बहुत सारे क्षेत्र हैं, उसमें खास किस्म के भोजन मिलते हैं। जैसे अगर बंगाल की बात करें तो मछली और चावल की बात की जाती है। अगर पंजाब की बात करें तो मक्के की रोटी की बात की जाती है और सरसों के साग की बात की जाती है। तो जब इस तरह के भोजन की बात आती है, इडली की बात आती है, तो साउथ की तरफ हमारा ध्यान जाता है। इस तरह की जब भोजन की बातें हम करते हैं तो हमें किसी एक क्षेत्र का याद आ जाता है और हम ये सोचते हैं कि वो खाना उस क्षेत्र से बिलोंग करता है। किसी तरह का पहनावा होता है, किसी तरह का कविता होती है, किसी तरह का डांस होता है, किसी तरह की संगीत होती है या चित्रकला होती है। हर किसी को हम किसी न किसी क्षेत्र से जोड़ा करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई क्षेत्र जो होता है उसमें उसकी भाषा की अपनी संस्कृति होती है, उसका अपना भोजन होता है, उसके अपने वस्त्र होते हैं, कविता, नृत्य, संगीत, चित्रकला अपने हो सकते हैं। खास किस्म के भोजन, खास किस्म के वस्त्र, काव्य, नृत्य, भाषा किसी एक खास जगह से वो निकलती है और जब उनके बारे में हम सोचते हैं तो उसी क्षेत्र का याद आता है हमें। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतरों से अस्तित्व में है। यहाँ लिखा है, कभी कभी हम ये जो अस्मिताएं होती हैं, ये जो भाव होते हैं, इन्हें ये मानकर चलते हैं और ये सोचते हैं कि ये कई ज़मानों से इसी तरह से अस्तित्व में हैं, कई ज़मानों से ये चलते आ रहे हैं। किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है। यहाँ लिखा है कि लेकिन अलग अलग क्षेत्र के बीच में जो विभाजक सीमा है, यानी कि एक क्षेत्र एक ही हुआ करता था, फिर उसके बीच में सीमा बन गई, ये अलग क्षेत्र हो गया, ये अलग क्षेत्र हो गया। यहाँ लिखा है कि अलग अलग क्षेत्रों के बीच जो विभाजक सीमा होती है, जो दो क्षेत्रों के बीच में जो बॉर्डर होते हैं, उनको बनने में समय लगता है, उनकी भी अपनी भूमिका होती है, समय की भी अपनी भूमिका होती है। जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं वे समय के साथ साथ बदली हैं। यहाँ लिखा है कि जिन संस्कृतियों को हम क्षेत्रीय संस्कृति कहते हैं, किसी एक जगह में बनने वाली, किसी एक जगह में निर्मित जो कल्चर है, जो संस्कृति है, हम ये समझते हैं कि वो उसी क्षेत्र की संस्कृतियां हैं, लेकिन वो वक्त के साथ साथ बदली है। किस तरह से बदली है ये हम आगे
पढ़ेंगे। और सच तो ये है कि आज भी बदल रही है और जो संस्कृति है वो आज भी बदल रही है। अगर आप पुराने ज़माने की बातों को किसी से सुनेंगे तो आप ये जानेंगे, किसी अगर किताबों में पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि किसी एक क्षेत्र की जो संस्कृति होती है वो अपने आप में खास पहचान रखती थी, लेकिन उसी क्षेत्र में वो संस्कृति काफ़ी बदल गई है, उनमें बदलाव हुआ है, ये आप जान सकते हैं। ये क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं और जो भी संस्कृति, जो भी कल्चर हमारे सामने आती है किसी क्षेत्र की, तो वो कैसे डेवलप हुई, वो कैसे आगे बढ़ी, तो बहुत ही जटिल तरीके से वो विकसित हुई है। इतनी आसानी से कोई संस्कृति नहीं बनी है। किसी भी संस्कृति को बनने में बहुत ही जटिल प्रक्रिया हुई है, बहुत ही कठोर प्रोसेस हुआ है, बहुत ही हार्ड प्रोसेस हुआ है। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। यहाँ लिखा है कि ये जो हार्ड प्रोसेस था किसी भी संस्कृति का विकसित होने का, जो कठोर प्रक्रिया है, हार्ड प्रोसेस है, उसके जरिए जो स्थानीय परंपरा है, जो किसी क्षेत्र की अपनी परंपरा है, और उपमहाद्वीप के भागों, जो उपमहाद्वीप है, ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप के दूसरे भागों के जो विचार हैं, उन्होंने उन विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। किसी क्षेत्र की अपनी परंपरा है और उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में अलग अलग विचार हैं। इन दोनों ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसा कि हम देखेंगे कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। यहाँ लिखा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा हम देखेंगे कि कुछ ऐसी परंपराएं होती हैं जो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी होती हैं, जबकि कुछ दूसरे अलग अलग क्षेत्रों में एक जैसी हमें मालूम पड़ती है। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। लेकिन इसके अलावा कुछ दूसरे परंपराएं भी हैं जो किसी एक खास क्षेत्र के रीति रिवाजों से निकली हैं। कुछ परंपराएं किससे निकली हैं? पुराने जो रीति रिवाज हैं उससे निकली हैं। लेकिन जब वही परंपरा जब दूसरे क्षेत्र में जाती है तो वो एक नया रूप ले लेती है। क्यों? क्योंकि वो परंपरा उस क्षेत्र के कुछ क्वालिटी को वो अपना लेती है। अब हम लोग पढ़ेंगे चेर और मलयालम भाषा का विकास कैसे हुआ था। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। यहाँ लिखा है कि महोदयपुरम का जो चेर राज्य है इसको भी स्थापित किया गया था, इसका भी निर्माण किया गया था। अब मान लीजिए कि एक बहुत बड़े क्षेत्र में सिर्फ जंगल ही जंगल है। अब उस जंगल को थोड़ा थोड़ा साफ करके वहाँ बस्तियाँ बसने लगी थी, लोग वहाँ पर रहने लगे थे, वहाँ पर पॉपुलेशन होने लगी थी, लोग अपनी जीविका चलाने लगे थे। इस तरह से उस क्षेत्र में क्या हुआ था, जंगल को साफ करके और बहुत सारे लोग रहने लगे थे। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि उस क्षेत्र का निर्माण हुआ था। इसी तरह यहाँ लिखा है कि महोदयपुरम का चेर राज्य जो था वो प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी और ये जो इलाका था जहाँ पर ये 9वीं शताब्दी में जो महोदय का चेर राज्य स्थापित किया गया था, इसमें कौन सी भाषा बोली जाती थी? इसमें मलयालम भाषा बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। अब उस क्षेत्र में जिस शासक का अधिकार होगा, वो जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को जिस राजा के अधिकार में होगा, जिस राजा ने उसे जीता होगा, वो राजा क्या करेगा, उस राज्य के लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए और किसी भी तरह के जो राजा की बातें होती हैं उन तक पहुंचाने के लिए वो क्या करेंगे, उसी क्षेत्र की भाषा को वो यूज़ करेंगे। तो उस जगह की भाषा क्या थी? मलयालम भाषा। मलयालम में सभी लोग बात क्या करते थे। तो जो शासक हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, कुछ राजा जिन्होंने वहाँ पर अधिकार किया, उन्होंने भी मलयालम भाषा का यूज़ किया और
उस जगह पे वो जो राज्य है उस जगह के जो अपने राजा हुए, अपने जो वहाँ के शासक हुए, उन्होंने मलयालम भाषा और लिपि का यूज़ करके अपने अभिलेखों में, यानी कि राजाओं के जरिए जो लिखा गया होता था, राजाओं की तरफ से जो लिखाया जाता था वो अभिलेख था, उन्होंने मलयालम भाषा का अपने अभिलेखों में किया, मलयालम भाषा का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। यहाँ लिखा है कि जो ये भाषा है, जो मलयालम भाषा है, उस मलयालम भाषा का यूज़ उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में, यानी कि उपमहाद्वीप के जितने भी राजा महाराजाओं के सरकारी अभिलेख हुआ करते थे, सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। यानी कि ये जो मलयालम भाषा है, सबसे पहले इनका यूज़ किस लिए हुआ था? सरकारी अभिलेखों में भी हुआ था। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। यहाँ लिखा है कि जो चेर लोग थे उन्होंने संस्कृत की जो परंपरा थी उससे भी उन्होंने बहुत कुछ अपनाया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। यहाँ लिखा है जो केरल का मंदिर रंगमंच है और इस रंगमंच की जो परंपरा थी वो इस युग तक खोजी जा सकती है, यानी कि जिस युग में जब संस्कृति का डेवलप हो रहा था उस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। और ये जो मंदिर का रंगमंच है इसकी परंपरा जो है किस पर आधारित था? संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियां जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। यहाँ लिखा है कि मलयालम भाषा की जो पहली साहित्यिक कृतियां हैं, मलयालम भाषा में जो सबसे पहले साहित्य लिखा गया था वो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं कि 12वीं शताब्दी में मलयालम भाषा की पहली साहित्य कृतियाँ लिखी गई थी। और ये डायरेक्टली किससे लिखी गई थी? किससे इसे ग्रहण किया गया था? संस्कृत से ग्रहण किया गया था। यानी कि मलयालम भाषा में जो साहित्य की कृतियाँ लिखी गई थीं 12वीं शताब्दी में, ये किससे मोटिवेट होकर के लिखी गई थी? ये प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक है, मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था। यहाँ लिखा है कि ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग तथ्य है कि 14वीं शताब्दी में एक ग्रंथ लिखी गई थी लीला तिलकम, और ये व्याकरण और काव्यशास्त्र का विषयक है। व्याकरण और काव्यशास्त्र जो कि मणि प्रवालम में शैली में लिखा गया था। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, और मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या है? हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। यहाँ लिखा है कि ये जो मणि प्रवालम है वो उस क्षेत्र के, यानी कि जो मलयालम भाषा जिस क्षेत्र में बोली जाती थी उस क्षेत्र के दो भाषाओं संस्कृति और क्षेत्रीय भाषा, यानी कि जो संस्कृत है और जो मलयालम भाषा उस क्षेत्र का जो मलयालम भाषा उसका क्षेत्रीय भाषा हो गया, तो उसके साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। यानी कि मणि प्रवालम ये बताता है कि ये जो संस्कृत है और क्षेत्रीय भाषा है वो एक साथ यूज़ किए जाते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे अन्य शासक और धार्मिक परंपराएं, यानी जगन्नाथी संप्रदाय के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियाँ क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थीं। दूसरे क्षेत्र की जो उनकी अपनी संस्कृति थी उस क्षेत्र की संस्कृति किससे विकसित हुई थी? उस क्षेत्र के धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी। उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। यहाँ लिखा है कि ये जो प्रक्रिया है, कोई भी क्षेत्र है उसकी क्षेत्रीय जो संस्कृति है इस क्षेत्र की धार्मिक परंपराओं से विकसित होती है। इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी। उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय जो कि जिसे कहा जाता है, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है।
यहाँ क्या लिखा है कि जो सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी, जहाँ उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है। आज भी जगन्नाथ की जो लकड़ी की स्टेच्यू है वो उस जगह के जो जनजातीय लोग हैं उनके जरिए ही बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे। और इसका मतलब क्या निकलता है कि जो जगन्नाथ हैं वो एक स्थानीय देवता थे, किसी क्षेत्र के अपने देवता थे, और इन्हें ही आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया था। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक बहुत ही तेज तर्रार राजा हुए। एक अत्यंत प्रतापी राजा थे जिनका नाम था अनंत वर्मन। उन्होंने पुरी एक जगह का नाम है, पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए उन्होंने ये निश्चय किया कि वो मंदिर बनवाएंगे। और उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य किसे सौंप दिया, किसे अर्पित कर दिया? पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया। और खुद को जगन्नाथ का उन्होंने प्रतियुक्त, खुद को कर्मचारी नियुक्त कर लिया, घोषित कर लिया। यानी कि वो उस राज्य का, उस मंदिर का वो क्या करेंगे? वो उस राज्य का, उस मंदिर का वो देखभाल करेंगे। आगे लिखा है, जैसे जैसे वो मंदिर आगे डेवलप होता गया और उन्हें उस मंदिर को तीर्थ स्थल का रूप देना शुरू हो गया, तो जैसे जैसे उस मंदिर का महत्व बढ़ता गया, उस मंदिर का महत्व सामाजिक रूप से भी बढ़ता गया और राजनीतिक मामलों में भी, राजनीतिक रूप से भी उस मंदिर का महत्व बढ़ता गया। इसका क्या रीज़न था, इसका क्या कारण था? जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, उड़ीसा में ही, यानी कि वो मंदिर उड़ीसा में ही बनी थी, तो जिसने भी वो उस उड़ीसा को जीता, जैसे कि मुग़ल ने जीता, मराठों ने जीता, अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी का वहाँ पर अधिकार हुआ, तो उन्होंने क्या सोचा कि वो जगन्नाथ मंदिर के ऊपर अपना अधिकार करे। उन्होंने ये कोशिश किया कि उनका अधिकार, उनका नियंत्रण उस मंदिर पर हो। क्यों? क्योंकि अगर उस मंदिर पर वो अपना अधिकार करेंगे तो उस जगह के जितने भी लोग हैं उनके ऊपर शासन करना आसान हो जाएगा। इसीलिए जगन्नाथ मंदिर का महत्व बढ़ता गया, सामाजिक रूप से भी उसका महत्व बढ़ा और राजनीतिक मामलों में भी उसका महत्व बढ़ा। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को, जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, राजपूताना कहते थे। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज राजस्थान के ज़्यादातर भाग को क्या कहते थे? राजपूताना कहते थे। इससे ये समझा जाता था कि ये एक ऐसा प्रदेश था जहां पर सिर्फ और मेन रूप से राजपूत ही रहा करते थे। लेकिन ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे अनेक समूह थे, अनेक ऐसे समूह थे जो आज भी हैं और जो उत्तरी और मध्यवर्ती भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। यानी कि सिर्फ राजस्थान के अधिकांश जगहों पर राजपूत नहीं रहा करते थे, बल्कि भारत के कई क्षेत्रों में भी राजपूत रहते थे और वो खुद को राजपूत भी कहा करते थे। ये भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा और भी बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन अक्सर ये माना जाता है कि राजपूतों ने ही राजस्थान को एक खास संस्कृति प्रदान की। आगे लिखा है कि ये जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उस जगह के जो राजा हुआ करते थे, राजस्थान के अधिकांश भागों के जो राजा हुआ करते थे, उन राजाओं के आदर्शों और अभिलाषाओं के साथ वहाँ की परंपराएं घनिष्ठता से, बहुत ही मजबूती से जुड़ी हुई थीं। लगभग 8वीं शताब्दी से आज का जो राजस्थान है, आज के राजस्थान के ज़्यादातर भाग पर अलग अलग परिवारों के जो राजपूत राजा थे उनका शासन रहा। पृथ्वीराज एक ऐसा ही शासक था, एक ऐसा ही राजा था। ये शासक ऐसे शूरवीरों के आदर्शों को अपने दिल में संजोए रखते थे। ये जो राजा हुआ करते थे, ऐसे राजा अपने ऐसे शूरवीरों को, ऐसे बहादुर लोगों के जो आदर्श हुआ करते थे, उनको अपने दिल में संजोए रखते थे, उनको अपने दिल में रखते थे। जिन्होंने रण क्षेत्र में, यानी कि लड़ाई की ज़मीन में, लड़ाई के मैदान में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया, जो बहादुरी से लड़ते हुए मारे गए लेकिन पीठ नहीं दिखाई।
राजपूत शूरवीरों की जो कहानियाँ हैं वो कविताओं में और गीतों में सुरक्षित हैं और ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती हैं। ये जो कविताएं हैं जिनमें शूरवीरों के बारे में लिखा गया है, ऐसे गीत जिनमें शूरवीरों के बारे में लिखा गया है, क्यों लिखा गया है? क्योंकि शूरवीरों की जो यादें हैं उनको बचाया जा सके। और इन कविताओं को, इन गीतों को कौन गाया करते थे? प्रशिक्षित चारण भाट गाया करते थे और अपने गायन से ही वो शूरवीरों की यादों को संभाल कर रखा करते थे और उनसे ये आशा की जाती थी कि वो दूसरों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए, उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रेरित करे, मोटिवेट करे, प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन यानी कि जो पब्लिक हुआ करती थी, जो आम लोग हुआ करते थे, वो भी, साधारण जन भी शूरवीरों की कहानियों से बहुत ही आकर्षित हुआ करते थे। उन कहानियों से वो आकर्षित हुआ करते थे और उन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों में यानी नाटक के रूप में और स्वामी भक्ति के रूप में मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। जो कहानी बताई जाती थी वो नाटकीय स्थिति के रूप में बताई जाती थी, नाटक के रूप में बताई जाती थी, जिसमें स्वामी भक्ति हुआ करता था, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध और जैसे प्रबल संवेग को बताया जाता था। कहीं कहीं कहानियों में ये भी बताया गया है कि जो स्त्रियां होती थीं वो अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थीं। अगर किसी भी स्त्री के जो पति हैं वो शूरवीर हैं तो वो जीवित रहते थे तो स्त्रियां भी जीवित रहती थीं, और अगर पति मर जाते थे तो स्त्रियां भी क्या करती थीं? वो भी मर जाया करती थीं। वो सती प्रथा को अपनाती थीं, यानी कि जब उनके पति का संस्कार होता था, तब जब उनके पतियों का अंतिम संस्कार किया जाता था तो वो भी चिता के साथ जल जाया करती थीं। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जिसमें सती प्रथा यानी कि विधवा जो होती थी, जब उनके पति मर जाया करते थे तो वो पति की चिता पर ही जिंदा जल जाया करती थी। ऐसी प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। इस तरह के जो लोग होते थे वो शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे, बहादुरी के आदर्शों का पालन किया करते थे। उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था और चूँकि ये आदर्श बहुत कड़े हुआ करते थे, इसलिए ऐसे शूरवीरों को इस तरह के आदर्शों को पूरा करने के लिए, इस तरह के आदर्शों के लिए अपनी ज़िंदगी का भी बलिदान करना होता था। अब हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। यहाँ लिखा है कि अगर बहादुरों की परंपराएं, शूरवीरता की परंपराएं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप में मिल सकती है तो नृत्य के बारे में भी यही सच है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के नृत्य हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ कथक का। जो कथक डांस है, उस कथक डांस को करने के जो तरीके होते हैं, कथक जो डांस है उसको, उसकी जो शैली है, उसके जो तरीके हैं वो उत्तर भारत के बहुत सारे भागों से जुड़ी हुई है। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका यूज़ संस्कृत और दूसरे भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। जो कथक डांस है, जो कथक नृत्य है, वो एक जाति से जुड़ी हुई है। कथक मेन रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कि कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी जो कहानी सुनाया करती थी। और कहाँ कहानी सुनाया करती थी? मंदिरों में कहानी सुनाया करती थी। ये जो जाति थी, कौन सी जाति थी? कथक जाति थी। ये जो कथाकार होते थे, कहानी कहने वाले होते थे, कहानी सुनाने वाले होते थे, वो अपने हाथों के इम्प्रेशन से, अपने बॉडी के इम्प्रेशन से, अपने भाव से और संगीत से कथावाचन को यानी कहानी को अलंकृत किया करते थे, यानी कहानी को सजाया करते थे। जो भी कहानी हुआ करती थी उस कहानी को जो कथाकार होते थे वो अपने बॉडी के हाव भाव से, अपने
जो उनकी जो आईब्रोज होती हैं, उनके हाव भाव से और संगीत से वो क्या करते थे, कहानी को सजाया करते थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन तेजी से उसका प्रसार होने लगा था, तेजी से भक्ति आंदोलन का डेवलपमेंट होने लगा था। तो उस डेवलपमेंट के साथ, भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। उस कथक को एक अपनी पहचान मिलने लगी। राधा कृष्ण के पौराणिक जो आख्यान है यानी कि कहानियाँ लोक नाट्य के रूप में यानी लोगों के बीच नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। रासलीला में जिस जगह रासलीला होती थी उस जगह के जो नृत्य होते थे, जो लोक नृत्य होते थे, उसके साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। यानी कि जो कथक कथाकार होते थे, कथक कौन थे, एक जाति थी जो कि मंदिरों में कहानियाँ सुनाया करती थी। जो कथक कथाकार होते थे उनके अपने हाव भाव भी जुड़े होते थे। जब मुग़ल बादशाहों का ज़माना था, जब मुग़ल बादशाह शासन किया करते थे, मुग़ल बादशाहों और उनके अभिजातों का जो शासनकाल था, उसमें जो कथक नृत्य है वो राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था। बादशाहों के आगे कथक नृत्य किया जाता था और उस जगह पर इस नृत्य ने यानी कि जो कथक नृत्य है उसने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए। उनके जो अपने गुण थे उनको उन्होंने जमा किया और एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। जो कथक हुआ करते थे वो कौन थे, एक जाति थी जो कहानियों को अपने हाव भाव से प्रस्तुत किया करते थे और उनके जो हाव भाव थे बाद में यही एक नृत्य शैली के रूप में आगे विकसित हुई। आगे चलकर ये दो परंपराओं यानी कि घरानों में फूला फला। राजस्थान जयपुर के राज दरबारों में फला फूला और लखनऊ में फला फूला। अवध के अंतिम नवाब जो थे जिनका नाम था वाजिद अली शाह, उनके संरक्षण में उन्होंने इस नृत्य को बचाया। उन्होंने जब इस नृत्य को बचाया, जो नवाब वाजिद अली शाह थे उनके संरक्षण में जो कथक शैली है वो एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। 1850 से 1875 के दौरान ये नृत्य शैली के रूप में दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज का जो पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू और कश्मीर है, बिहार है और मध्य प्रदेश है, इसके निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर ये संस्थापित हो गया। वहाँ के क्षेत्रों में भी ये शैली अपनाई जाने लगी। जब ये नृत्य किया जाता था तो इसकी स्टार्टिंग में क्लिष्ट होता था, यानी कि जब इस नृत्य को किया जाता था तो नृत्य में दुख भरी पीड़ा हुआ करती थी, दुख से भरी इसकी प्रस्तुति होती थी और द्रुत पद संचालन होता था, यानी कि तेजी से पैरों का आगे की ओर बढ़ाना, इस तरह से इस नृत्य को किया जाता था। इसकी जो वेशभूषा होती थी उत्तम हुआ करती थी और कहानियों के प्रस्तुतिकरण और अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। यानी कि जब कथक को किया जाता था, कथक नृत्य शैली को अपनाया जाता था तो उसकी जो प्रस्तुति होती थी, उसकी स्टार्टिंग कैसे होती थी। डांस में जो डांस किया जाता था उसमें सबसे पहले दुख से भरी हुई जो भावना होती थी, दुख से भरी हुई पीड़ा होती थी, उससे वो शुरू होती थी और पैरों को तेज़ी से आगे बढ़ाकर नृत्य किया जाता था और वेशभूषा जो होती थी उस उत्तम वेशभूषा उत्तम हो इस पर जोर दिया जाने लगा और कहानियों के प्रस्तुतिकरण उत्तम हो इस पर जोर दिया जाने लगा और जो अभिनय हो उस पर जोर दिया जाने लगा। बहुत सारी दूसरी सांस्कृतिक गतिविधियां थी जिनको अंग्रेज़ों ने नापसंद किया था। उसी तरह से कथक को भी 19वीं और 20वीं शताब्दियों में ज़्यादातर ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया था, लेकिन फिर भी ये जिंदा बचा रहा और गणिकाओं के जरिए पेश किया जाता रहा। यानी कि जो वेश्याएं होती थीं वो कथक का यूज़ करने लगी और गणिकाओं के जरिए ही यानी कि वेश्याओं के जरिए ही कथक पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद जब देश आज़ाद हो गया, देश के आज़ादी के बाद देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता मिल गई। अब हम लोग पढ़ेंगे संरक्षकों के लिए चित्रकला लघु चित्रों की परंपरा, यानी कि जो बचाने वाले थे, जो संरक्षक थे, उनके लिए चित्रकला की क्या परंपरा थी, लघु चित्रों की क्या परंपरा थी। एक दूसरी परंपरा जो कई रीतियों से डेवलप हुई थी वो थी लघु चित्र की परंपरा। यानी
लघु चित्र क्या होता है? लघु चित्र ऐसा चित्र होता है जो छोटे आकार का चित्र होता है, जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। यानी कि ऐसे कलर जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, उन रंगों का इस्तेमाल करते हुए कपड़े पर लघु चित्र बनाए जाते हैं या फिर कागज पर लघु चित्र बनाए जाते हैं। पुराने ज़माने के जो लघु चित्र होते थे वो ताल पत्तों पर या फिर लकड़ियों की तख्तियों पर बनाए जाते थे। इनमें से सबसे ज़्यादा सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए, यानी जो जैन ग्रंथ है उसको सचित्र बनाने के लिए, ग्रंथों को चित्र के साथ बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने बहुत ही कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था। जो अकबर थे, जहांगीर थे और शाहजहां जो बादशाह थे, उन्होंने चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था। उनको अपने दरबार में वो इज्जत के साथ रखा करते थे। और ये जो चित्रकार हुआ करते थे वो इतिहास और कविताओं की पांडुलिपियाँ चित्रित करते थे। इतिहास और जो कविताएं होती थी उनकी पांडुलिपियों के चित्र बनाया करते थे। ये जो पांडुलिपियाँ होती थी वो आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गहरे रंगों में चित्रित की जाती थी और उनमें दरबार के दृश्य होते थे। ऐसे चित्रों में लड़ाइयाँ भी होती थीं, ऐसे चित्रों में शिकार के दृश्य भी दर्शाए जाते थे और ऐसे चित्रों में सामाजिक जीवन के दूसरे पहलुओं को भी चित्रित किया जाता था, उनके भी चित्र बनाए जाते थे। ये जो चित्र बनाए जाते थे अक्सर उपहार के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर, तोहफों के तौर पर इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था। कोई किसी को इस तरह के चित्र गिफ्ट किया करते थे या फिर कोई किसी और को इस तरह के चित्र गिफ्ट किया करते थे। और ये जो लघु चित्र हुआ करते थे ये गिने चुने लोगों, बादशाह और उनके जो नज़दीक के और बहुत गहरे जो रिश्तेदार होते थे उनके ज़रिए ही देखे जा सकते थे। जो मुग़ल थे वो कला में बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे, इसीलिए मुग़ल साम्राज्य जब पतन की ओर जाने लगा, जब मुग़ल साम्राज्य का पतन होने लगा, बहुत सारे चित्रकार जो मुग़ल दरबार में थे वो मुग़ल दरबार को छोड़कर जो नए नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्य थे उनके दरबारों में वो चले गए। इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ कि मुग़लों की जो कलात्मक रुचि थी उन रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती राज दरबारों को भी प्रभावित किया। जिस तरह से मुग़ल कला में रुचि रखा करते थे, इसका जो प्रभाव है, मुग़लों का ये जो कलात्मक रुचि का प्रभाव है वो क्षेत्रीय दरबार, दक्षिण के क्षेत्रीय दरबार और राजस्थान के जो राजपूती राज दरबार है, मुग़लों की कलात्मक रुचि ने उनको भी प्रभावित किया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने, यानी कि जो दक्षिण के क्षेत्रीय राज दरबार थे, राजस्थान के जो राजपूती राज दरबार थे, उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा। हालांकि वो प्रभावित थे, मुग़लों के कलात्मक रुचियों से वो भी प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुग़ल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए, यानी कि जो मुग़ल के जो एग्जाम्पल्स थे उनको फॉलो करते हुए शासकों ने, यानी कि जो राजा थे, उन्होंने और उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। यानी कि जो राजा थे उन्होंने अपने चित्र चित्रित करवाए और उनके जो दरबार थे उनके भी चित्र उन्होंने चित्रित करवाए। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे जो केंद्र थे उनमें पौराणिक कथाओं, जो पुरानी जो कहानियाँ हैं और कविताएं हैं, उनके विषयों का चित्रण, यानी कि उनका भी चित्रण बराबर जारी रहा। कहानियों को भी चित्र के रूप में दर्शाया जाने लगा और कविताओं को भी चित्र के रूप में दर्शाया जाने लगा। ऐसा ही एक दूसरा क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के सामने, इर्द गिर्द उसी के आसपास हिमालय की तलहटी का इलाका। 17वीं शताब्दी के बाद वाले जो वर्ष थे उन वर्षों में इस क्षेत्र में, जो कि आधुनिक हिमाचल प्रदेश के आसपास का जो हिमालय की तलहटी का इलाका था, ऐसे क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण
एक बहादुरी से भरा हुआ और भावप्रवण शैली का विकास हो गया। इस शैली को बसोहली शैली कहा जाता है। यहाँ जो सबसे फेमस लोकप्रिय जो पुस्तक चित्रित की गई थी वो थी भानु दत्त की रसमंजरी। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण, उनके हमले और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर भाग गए। यानी कि उस क्षेत्र को छोड़कर वो दूसरी जगह चले गए। यहाँ क्या लिखा है कि 1739 में नादिर शाह का जब हमला हुआ था, आक्रमण हुआ था और दिल्ली पर जब उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी, उसके बाद उसके परिणाम के रूप में मुगल कलाकार जो थे मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए वो पहाड़ी क्षेत्रों की ओर चले गए। उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, यानी कि जब वो वहां पर गए तो उनको आश्रय देने वाले वहां थे, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। जब 18वीं शताब्दी हुआ, 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के जो कलाकार थे उन्होंने एक नई शैली डेवलप कर दी थी, जिसने लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी थी। उनकी जो प्रेरणा का स्रोत था वो था वहाँ की वैष्णव परंपराएं। ठंडे नीले और हरे रंगों के साथ कोमल रंगों का यूज़ और विषयों का काव्यात्मक निरूपण, यानी कि जो विषय हुआ करता था चित्र बनाने का, उसका काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। साधारण जो स्त्री पुरुष थे वो भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियाँ चित्रित करते थे। उनकी जो कलाएं होती थी उनको वो चित्रित किया करते थे, चित्र बनाया करते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। जब वो चित्रित किया करते थे तो उनके नमूने जो हुआ करते थे वो कुछ ही बच पाते थे। इसके उलट लघु चित्र जो होते थे, जो राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहते थे। जो राजमहल हुआ करते थे उसमें जो लघु चित्र हुआ करते थे वो बहुत ही सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, ताकि वो हमेशा सुरक्षित रहें, सदियों तक वो सुरक्षित रहें। अब हम लोग पढ़ेंगे बंगाल नज़दीक से एक नज़र। बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के रहने वालों के जरिए बोली जाने वाली भाषा के हिसाब से निर्धारित करते हैं कि वहाँ के जो निवासी हैं वहाँ पर जिस तरह की भाषाएं बोली जाती हैं उस भाषा के आधार पर ही उस क्षेत्र का नाम होगा। इसलिए हम ये मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बांग्ला ही बोलते थे। लेकिन यह एक दिलचस्प बात है कि आज की जो बंगाली है वो संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। यानी कि ये माना जाता है कि जो बंगाली भाषा है वो संस्कृत से ही निकली है। प्रारंभिक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से जो शुरुआती जो संस्कृत ग्रंथ थे उनके पढ़ने से ये पता चलता है कि बंगाल के जो लोग थे वो संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। यानी कि पहले के जो ग्रंथ थे, संस्कृत भाषा के जो ग्रंथ थे, उससे ये पता चलता है कि जो बंगाल के लोग हैं वो संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। यानी कि शुरुआत के जो संस्कृत ग्रंथ थे उनको पढ़ने से ये पता चलता है कि जो बंगाल के लोग थे वो संस्कृत से जन्मी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। ईसा पूर्व चौथी और तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध यानी दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसकी वजह से जो संस्कृत है उसका प्रभाव बढ़ता गया होगा। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंश जो शासक थे, जो गुप्त वंश के राजा थे, उन्होंने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। यानी कि उन्होंने बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया और राजनीतिक तरीके से उसे कंट्रोल करना शुरू किया। राजनीतिक नियंत्रण उन्होंने बंगाल में स्थापित कर लिया और वहाँ ब्राह्मणों को उन्होंने बसाना शुरू कर दिया। इस तरह गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव और ज़्यादा मजबूत हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री जिनका नाम था ह्यूनसांग, उन्होंने ये पाया कि बंगाल में हर जगह संस्कृत से जुड़ी हुई भाषाओं का यूज़ हो रहा था। आगे लिखा है,
8वीं शताब्दी से पाल शासकों के वजह से एक क्षेत्रीय राज्य का जन्म हो गया। 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा। सुल्तानों का कब्जा रहा जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। जो दिल्ली में जो शासक थे, जो बादशाह थे, उनसे बंगाल पर जो सुल्तान शासन कर रहे थे उनके बीच में फ़र्क था। यानी कि जो बंगाल पर जो सुल्तान शासन कर रहे थे वो दिल्ली में जो शासक थे उससे वो स्वतंत्र थे। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश यानी बंगाल को जब उन्होंने जीत लिया तो उन्होंने उसे सूबा माना। यानी कि अब अकबर के क्षेत्र अधिकार में बंगाल आ गया था, इसलिए चूंकि उनके क्षेत्र अधिकार में बंगाल आ गया था इसलिए उसे सूबा माना जाने लगा था। चूँकि मुग़लों का शासन बंगाल में हुआ था इसलिए मुग़ल जब बंगाल पर उन्होंने कब्ज़ा किया था तो प्रशासन की भाषा क्या थी? प्रशासन की भाषा फ़ारसी थी, लेकिन बंगाली जो भाषा थी वो एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में डेवलप हो रही थी। आगे लिखा है 15वीं शताब्दी तक आते आते जो उपभाषाएं थीं, जो बोलियों का बंगाली समूह था वो नॉर्मली साहित्यिक भाषा के द्वारा एक हो गया। यानी कि ऐसी भाषा के द्वारा एक हो गया जिसे साहित्य के रूप में लिखा जा सकता हो। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी जिसे अब पश्चिमी बंगाल कहा जाता है। ये जो साहित्यिक भाषा है, ये जो बंगाली भाषा है वो कहाँ की भाषा थी? वो उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी जिसे अब पश्चिमी बंगाल कहा जाता है। हालांकि बंगाली का जो उद्भव है, बंगाली का जो उत्पत्ति है संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। यानी कि जैसे जैसे बंगाली भाषा की डेवलपमेंट होती गई, जैसे जैसे उसमें सुधार होता गया, जैसे जैसे वो विकसित होती गई, वैसे वैसे वो अपने कई अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत जो शब्द का एक विशाल भंडार है जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं के साथ साथ दूसरे स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है, यानी कि बंगाली भाषा को प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली भाषा का एक हिस्सा बन गया है। यानी कि जो आधुनिक बंगाली भाषा है उसमें ऐसे शब्द जो संस्कृत के नहीं हैं, जो जनजातीय भाषा है, फारसी है, यूरोपीय भाषा है और दूसरे जो कई स्रोतों से प्राप्त होने वाला जो वर्ड्स है वो बंगाली, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया है। यानी कि बंगाली भाषा में जो संस्कृत भाषा नहीं है उनके वर्ड्स भी इसमें बंगाली भाषा में हमें मिलते हैं। बंगाली के शुरुआती साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है, यानी संस्कृत से ही वो निकली है, और दूसरी है उससे स्वतंत्र है, और जो दूसरी है वो संस्कृत से स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य, शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक कविता जो स्थानीय देवी देवताओं से जुड़ी हुई है, और भक्ति साहित्य जैसे कि गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ आदि शामिल हैं। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती, गोपी चंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से जुड़ी हुई कहानियाँ, परी कथाएँ, लोक कथाएँ और गाथा गीत। ये किससे जुड़ी हुई हैं? वो बंगाली भाषा की दूसरी श्रेणी से जुड़ी हुई हैं। आगे लिखा है मैनामती, गोपी चंद्र और धर्म ठाकुर के बारे में यहाँ लिखा है, इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। नाथ लोग सन्यासी होते थे जो तरह तरह की योग की क्रियाएं किया करते थे। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता था, यानी कि जिसे परफॉर्म किया जाता हो, जिसे अभिनय के जरिए किया जाता हो, यह बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपी चंद्र को अनेक मुश्किलों के सामने संन्यास का रास्ता अपनाने को किस तरह से उन्होंने मोटिवेट किया था, किस तरह से उन्होंने प्रोत्साहित किया था। यानी कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपी चंद्र को ये प्रोत्साहित किया था कि कितने भी बाधा आए तुम्हें संन्यास का मार्ग अपनाना है।
आगे लिखा है, धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव हैं जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या लकड़ी की मूर्ति के रूप में की जाती है। काठ मीन्स लकड़ी के मूर्ति के रूप में की जाती है। पहली श्रेणी के जो ग्रंथों का समय निर्णय करना आसान है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई हैं जिनसे ये इंगित किया गया है, जिनसे ये बताया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थी। दूसरी श्रेणी की जो कृतियां हैं वो मौखिक रूप से यानी कि बोल करके कहीं सुनी जाती थी, इसलिए उनका समय निर्णय सही नहीं किया जा सकता है। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थीं, फेमस थी, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। अब हम लोग पढ़ेंगे पीर और मंदिर के बारे में। यहाँ लिखा है, 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को उन्होंने छोड़ा और दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली और दलदली इलाकों में उन्होंने रहना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो पूरब की ओर बढ़ते गए, उन्होंने जंगलों को साफ किया और साफ करके जो भूमि थी वहाँ पर वो धान की खेती करने लगे। धीरे धीरे वहाँ के जो मछुआ होते थे, वहाँ के स्थानीय मछुआ यानी जो मछली पकड़ने का काम क्या करते थे, और जो स्थानांतरीय खेती करने वाले लोग थे, यानी कि एक जगह पर वो खेती करते थे, फिर फसल कटने के बाद, फसल लेने के बाद वो फिर दूसरी जगह पर खेती करते थे। ऐसे जो स्थानांतरीय खेती करने वाले जो लोग होते थे वो अक्सर जनजातीय थे, वो किसानों के नए समुदाय में मिल गए। यानी कि ऐसे लोग जो वहाँ पर जाकर के जंगलों को साफ करके खेती करने लगे थे, ऐसे लोगों के साथ धीरे धीरे वहाँ के जो मछली पकड़ने वाले लोग थे और स्थानांतरीय खेती करने वाले लोग थे वो शामिल हो गए। ऐसे किसानों के नए समुदायों में मिल गए। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों ने कब्जा जमा लिया था, अपने अधिकार में ले लिया था, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित जो ढाका नगर है उसको अपनी राजधानी उन्होंने बना लिया। यानी ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। जो अधिकारी थे, जो सरकारी अधिकारी थे और कर्मचारी लोग थे, वो ज़मीन प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। और ये किसके रूप में काम आती थी? उन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण, यानी कि वहाँ पर धर्म का बदलाव हुआ था, ऐसे केंद्रों के रूप में काम आती थी। शुरुआत में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले जो लोग थे, इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए वो कुछ व्यवस्था चाहते थे। शुरुआत में बाहर से जो लोग आया करते थे तो वो कुछ व्यवस्था चाहते थे, कुछ आश्वासन चाहते थे, भरोसा चाहते थे। ये सुख सुविधाएं और आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की, और वो जो सुख सुविधाएं वो चाहते थे, जो आश्वासन चाहते थे, उन्हें वहाँ के जो उन्हें समुदाय के जो नेता हुआ करते थे उन्होंने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिकाएं भी अदा करते थे, यानी कि ये जो नेता हुआ करते थे वो टीचर भी होते थे और वो किसी काम में जो निर्णय दिया करते हैं उनकी भी भूमिकाएं अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। कभी कभी ये समझा जाता था कि इन नेताओं के पास दैवीय शक्तियां हैं, अलौकिक शक्तियां हैं, एक पावर है। स्नेह और आदर से लोग, मोहब्बत से, इज्जत से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और दूसरे धार्मिक महाअनुभव यानी धर्म से जुड़े हुए जिनके पास बहुत सारे अनुभव हों, साहसी उपनिवेशी यानी कि ऐसे बहादुर उपनिवेशी जो वहाँ पर उपनिवेश किया करते थे, देवत्व प्राप्त सैनिक और योद्धा, अलग अलग हिंदू और बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थे। पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी। पीर जब उनका डेथ हो जाया करता था तो उनकी मज़ारें बनाई जाती थी और उनकी मज़ारें बंगाल में हर जगह पाई जाती हैं। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा था, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया था।
हमने देखा है चैप्टर 2 में कि मंदिर और दूसरे धार्मिक भवन किसके जरिए बनाए जाते थे, अक्सर उन लोगों के जरिए बनाए जाते थे, अक्सर उन समूहों के जरिए बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे, जिनके पास पावर था। वे इसके जरिए अपनी ताकत और भक्ति भाव को प्रदर्शित करना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि अगर वो मंदिर बनाएंगे तो उनको शक्तिशाली समझा जाएगा और उनके दिल में जो भक्ति भाव है उसका प्रदर्शन हो सकेगा। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारों से बहुत सारे मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कि कालू यानी तेली, कंसारी यानी घंटा धातु के कारीगर, उनके समर्थन से बने थे। यूरोप के व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अपॉर्चुनिटी पैदा हो गए थे। जब यूरोप की व्यापारिक कंपनी आई थी तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि बहुत सारे कारखाने खुलने शुरू हो गए थे, जिससे कि आर्थिक अवसर पैदा हो गए थे। इन सामाजिक समूहों से जुड़ी हुई बहुत सारे परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया, यानी कि यूरोप की जो व्यापारिक कंपनी आई थी उनसे जो सामाजिक समूहों से जुड़े हुए जो बहुत सारे लोग थे उन्होंने इन अवसरों का लाभ उठाया, इन अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ उठाया। और इन अवसरों का लाभ उन्होंने क्यों उठाया? क्योंकि वो उनसे लाभ प्राप्त करना चाहते थे। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से, यानी कि जो स्मारक थे उनके बनाने के जरिए अपनी परिस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है कि जब यूरोप के व्यापारिक कंपनियाँ आईं तो इसकी वजह से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए और जो सामाजिक समूहों से जुड़े हुए बहुत सारे परिवार थे उन्होंने इन अवसरों का लाभ उठाया। और जैसे जैसे लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने जो स्मारकों का निर्माण था उसके माध्यम से, उसके जरिए अपनी परिस्थिति या प्रतिष्ठा की उन्होंने घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गाँव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे को ब्राह्मणों के जरिए मान्यता प्रदान कर दी गई, यानी कि ऐसे देवी देवता जो छप्परों में जिनकी पूजा किया जाता था, ऐसे देवी देवताओं को ब्राह्मणों ने मान्यता दी कि हाँ, इस देवी देवता को पूजा किया जा सकता है। ब्राह्मणों ने जब उनकी मान्यता प्रदान कर दी तो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। पहले जब ब्राह्मणों ने जब मान्यता नहीं दी थी तो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित नहीं थी, लेकिन जैसे ही ब्राह्मणों ने छप्परों में जिन देवी देवताओं का पूजा किया जाता था, जब ब्राह्मणों ने उसकी मान्यता दे दी तब उनकी प्रतिमा मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। इन मंदिरों की जो शक्लें या आकृति है वो बंगाल के छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चाला यानी दो छतों वाली या चौचाला यानी चार छतों वाली होती थी। मंदिरों की शक्ल कैसे होती थी? बंगाल की जो छप्परदार झोपड़ियाँ होती थी वो या तो दो चाला हुआ करती थी या चौचाला हुआ करती थी, यानी दो छतों वाली हुआ करती थी या चार छतों वाली होती थी। इसी तरह की मंदिरों की शक्ल या आकृति होती थी। इसके वजह से मंदिरों की स्थापत्य कला में एक विशिष्ट बंगाली शैली का जन्म हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी चार छतों वाली, चूँकि चार छतों वाली जो झोपड़ी होगी वो ज़्यादा जटिल होगी, इसलिए यहाँ लिखा है कि जो अधिक जटिल चौचाला यानी चार छतों वाली ढांचे में चार त्रिकोणीय छतें चार दीवारी पर रखी जाती थी जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार यानी कि चारों तरफ से उनका आकार सेम होता था, एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन बहुत सारे मंदिरों की जो बाहरी दीवारें होती थी वो चित्रकारियों, सजावटी टाइलों या मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी, यानी कि ये जो सजावटें थी वो बहुत ही उत्कृष्ट थी। अब हम लोग पढ़ेंगे मछली भोजन के रूप में। परंपरागत भोजन
से जुड़ी हुई जो आदतें हैं आमतौर पर उस जगह जिस जगह ये आदतें होती हैं स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती है। यानी कि जिस जगह पर जो खाद्य पदार्थ ज़्यादा मिलती है उसके हिसाब से भोजन की आदतें होती हैं। बंगाल एक नदीय मैदान है, जो कि किसी स्थान में जो खाद्य पदार्थ ज़्यादा मिलती है उसी की आदतें भोजन के रूप में वो आदत होती है। और बंगाल एक नदीय मैदान है जहाँ मछली और धान की उपज बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए ये स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को, ये जो दोनों वस्तु है, गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। यानी कि जो गरीब बंगाली हैं उनके भोजन में क्या मिलता है? मछली और चावल मिलती है। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर जगह जगह पर उल्लेख मिलता है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी हैं उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। यहाँ लिखा है कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी हैं उनमें क्या दर्शाया गया है? उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए दर्शाया गया है और टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी। यानी कि जो मांस है उनको वैसा भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उस जगह के आहार के रूप में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के जो विशेषज्ञ थे उन्होंने बंगाली ब्राह्मणों के लिए जो बंगाली ब्राह्मण थे उसको छूट दे दी। यानी कि जो ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञ हैं उन्होंने बंगाली जो ब्राह्मण थे इसके लिए छूट दे दी कि वो मछली खा सकते हैं। बृहद्धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है कि बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का एक संस्कृत ग्रंथ है जो 13वीं शताब्दी में रचा गया था, जिसे बृहद्धर्म पुराण कहा जाता है। इस पुराण ने स्थानीय ब्राह्मणों को, यानी कि उस जगह के जो ब्राह्मण हैं उन ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी। इस तरह से इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि किस क्षेत्र की जो परंपराएं हैं किस तरह से फली फूली, किस तरह से वहाँ की संस्कृति फली फूली, किस तरह से नृत्य का विकास हुआ, किस तरह से किसी क्षेत्र के जो परंपरा है उसका विकास हुआ, भाषा का विकास हुआ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।